सिंध पर अरब आक्रमण बढ़े, है ना। अभी इस मैप में आप देखिए, ये अरब सागर का इलाका है और इस इलाके में जो भी ये गुजरात है, ऊपर राजस्थान है, और गुजरात में जो बंदरगाह था भरूच, भरूच बंदरगाह पूरे एंशिएंट और मेडिवल पीरियड में भारत से वेस्टवर्ड ट्रेड का सबसे प्रमुख रास्ता रहा है, रूट रहा है। तो जब एंशिएंट पीरियड था और भारत का व्यापार यूरोप से हुआ करता था, तो अरब के लोग, अरब में जो प्रॉस्पेरिटी आज है पहले के ज़माने में नहीं था। अरब की जो भी प्रॉस्पेरिटी है वह तेल मिलने के बाद की प्रॉस्पेरिटी है। अदरवाइज अगर मिस्र का एरिया छोड़ दीजिए, नील नदी घाटी का एरिया छोड़ दें, तो और सारे क्षेत्रों में प्रॉस्पेरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो जो भी बालू का एरिया है, डेजर्ट का एरिया है, तो जिस तरह से सर्वाइव करना था करें। उस समय भी जैसे मक्का, मदीना, इस सब शहरों की बात हम लोगों ने की, तो वो अरब से भारत, साउथ ईस्ट एशिया के बीच होने वाले व्यापार में अरब केवल मध्यवर्ती की भूमिका निभाते थे। इस समुद्र में लोगों को लाना, ले जाना, हेल्प करना, और फिर मक्का मदीना से आगे अलेक्जेंड्रिया तक ले जाना, या और भी जहाँ आउटलेट होता था यूरोप में जाने के लिए, तो यही कारवा मैनेजर होते थे लोग, यानी यूरोप से आने वाले लोगों को, व्यापारियों को दे यूज्ड टू मैनेज एंड ट्रैवल करने में सिक्योरिटी देना, सामानों को लाना, ले जाना। तो दे वर जस्ट हेल्पर्स, दे वर नॉट डोमिनेटिंग द होल सिस्टम, बट दे वर जस्ट असिस्टिंग देम, दोज पीपल। बट देन ड्यूरिंग द असिस्टेंस दे ऑल्सो डू एवरीथिंग, कि आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ के बारे में आपको जानकारी है। जब इस्लाम का उदय हुआ और जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई और खलीफाओं का राज हुआ, तो खलीफा इस्लाम में पॉलिटिकल और रिलीजियस दोनों हेड हुए। तो ये धार्मिक हेड भी हुए और राजनीतिक हेड भी हुए। यही स्थिति कभी चलकर पोप की भी हुई यूरोप में, है ना। लेकिन एक बात निश्चित है कि भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ कि धार्मिक वर्ग के लोग पॉलिटिकल भी हेड हुए हों, या पॉलिटिक्स को उन लोगों ने डिसाइसिवली प्रभावित किया, ऐसा नहीं हुआ। राजाओं के मंत्री होना और एडवाइजर होना अलग बात है, बट दे डिड नॉट wield as much power as was wielded by the खलीफा और द पोप। तो ये लोग एक पावरफुल तबके के लोग रहे उस जमाने में। अगर जैसे शुरू में भी मैंने बताया कि मोहम्मद साहब इस तरह का अनुमान नहीं लगा पाए थे कि इस्लाम का प्रसार इस तरह से हो। अब जैसे मुआविया है, मुआविया बहुत ही एंटरप्रेन्योर, एक्सपेंशनिस्ट आदमी साबित हुआ, और चूंकि वो समय यूरोप में डिक्लाइन का था और ग्रैंड रोमन एम्पायर का डिक्लाइन हो गया था, तो यूरोप में पॉलिटिकल पावर उस तरह से नहीं था। लेकिन जो एक तरह का इमेज बनाते हैं हम लोग, वैसा भी नहीं था कि केवल मार काट ही इनका हिस्सा था। एनसीईआरटी की किताब में भी आगे आप पढ़ेंगे 10th 11th वगैरह में शायद, तो यूरोप के बहुत सारे साम्राज्यों के साथ एडजस्टमेंट भी थे। लेकिन स्वाभाविक है जो ताकतवर हुआ एक्सपेंड करेगा। तो ये एक्सपेंशनिस्ट मोड में इस्लाम आया जब पॉलिटिकल पावर मिला, और उस समय ही यूरोप का हर तरह का डिक्लाइन हो गया। तो इतिहास में ये चलता ही है कि किसी का डिक्लाइन होगा तो किसी का राइज होगा, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है इतिहास में। तो इस्लाम का राइज हुआ उस समय, ग्रैंड रोमन एम्पायर डिक्लाइन कर गया, बाइजेंटाइन एम्पायर अपने को रिवाइव करने का प्रयास किया। लेकिन जहाँ तक हम लोगों का सवाल है, इस एरिया से वो परिचित थे कि ट्रेड कितना बेनिफिशियल है। तो शुरुआत में ट्रेड ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इसीलिए
शुरुआती खलीफाओं ने गुजरात और इस एरिया में धाबा बोला, तो इसको बोलते हैं धाबा बोलना, है ना। दे डिड नॉट इन्वेड, तो धाबा बोलने की बात है ना। लेकिन इधर महाराष्ट्र के रीजन में राजपूत और इस रीजन में प्रतिहार, है ना। तो उन लोगों ने इस रीजन में, इस रीजन में प्रोटेक्ट किया। और जब प्रतिहार और राजपूत के अभिलेख इस जमाने के जो हैं वो मलेच्छों को बाहर भगाने वाले या मारने वाले के रूप में उनके अभिलेखों में लिखा हुआ है, उन्होंने मलेच्छों से अपने धरती की रक्षा की। तो समुद्र के रास्ते आकर शुरुआती धाबों में 640 और उसके बाद वाले पीरियड में इस एरिया में डोमिनेट नहीं कर पाए, क्योंकि उनका नमल पावर इतना मजबूत नहीं था और इस तरह से वो डोमिनेट नहीं कर पाए। इसीलिए जब हम बात करते हैं कि सिंध में, वाई इन दिस एरिया, सिंध जो है एरिड जोन है, सिंध बहुत उपजाऊ जोन इस पीरियड में नहीं है। तो सिंध के रास्ते आक्रमण क्यों किए? Why Muhammad bin Qasim came to India through Sindh? Yeah, why they invaded Sindh when Sindh was not so much productive area? ये उपजाऊ इलाका भी नहीं है। तो एक ये भी सवाल होता है कि why the Arabs invaded India through Sindh, है ना। लेकिन यहाँ ये बात जान लेना है कि अरब से भारत का संपर्क केवल युद्ध के द्वारा नहीं है। अरब के लोग यूरोपियन व्यापारियों के लिए मध्यस्थ की भूमिका पहले से निभा रहे थे, एंड दे वर नोन टू द फैक्ट कि इस एरिया का ट्रेड बेनिफिशियल है, एंड व्हेन दे गॉट द पॉलिटिकल पावर दे ट्राई टू टेक द एडवांटेज ऑफ द ट्रेड ऑफ दिस एरिया। फर्स्ट इन लोगों ने इस एरिया में बंदरगाहों को कंट्रोल करने का प्रयास, है ना, क्योंकि व्यापार करना है तो बंदरगाह को कंट्रोल करेंगे। लेकिन फॉर्चुनेटली उस समय प्रतिहार और राजपूत मजबूत राजवंश इन इलाकों में थे और उन लोगों ने इसको प्रोटेक्ट कर लिया। जब इस एरिया से नहीं आ पाए तो उनको भी लगता था कि इतने दूर से आके आक्रमण करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब युद्ध करने जाते हैं और बहुत लंबा ट्रेवल करेंगे और बीच में आपको कहीं कोई जगह नहीं है तो आपके लिए मुश्किल होगा, है ना। देन दे डिसाइडेड कि वी मस्ट हैव सम सॉर्ट ऑफ आउटर पोस्ट। तो शुरू में यानी कि सिंध पर आक्रमण करने का उद्देश्य था कि टू क्रिएट एन आउटर पोस्ट, एंड इफ द आर्मी कम्स फ्रॉम हियर इट विल टेक रेस्ट हियर एंड देन प्लान टू इन्वेड द रेस्ट ऑफ इंडिया, है ना। तो एरिड जोन और उस तरह के जोन होने के बावजूद सिंध में आक्रमण करने का मूल उद्देश्य ही था कि उन्हें कहीं रुकने का एक जगह मिले, है ना। वहां से फिर दाएं बाएं दोनों ऑपरेट करने में उनको आसानी होगी, हाँ, कैंप के तौर पे। अब जो हम लोग देखते हैं कि इस एरिया में इधर से काम नहीं करेगा, नहीं, इसको मिटाने के लिए इरेजर ब्रश क्लीन ब्रश क्लीन द वी वन साइड, हाँ जी, ठीक है ना। तो अब हम लोग आते हैं सिंध प्रोपर पर। तो अरबों का इस एरिया में प्रारंभिक धावा असफल हुआ। देन दे प्लान टू कैप्चर द सिंध टू क्रिएट एन आउटर पोस्ट सो दैट इफ द आर्मी कम्स फ्रॉम देयर इट मे टेक रेस्ट एंड प्लान द नेक्स्ट राउंड ऑफ इन्वेशंस, है ना। सिंध का जो इतिहास है, क्योंकि देखिए जो भी भारत का ये सब एरिया है ये प्राचीन काल से ही एक तरह से कॉस्मोपॉलिटन एरिया रहा है। दिस एरिया हैज फेस्ड द इन्वेशंस ऑफ इंडो, एलेक्जेंडर का तो है ना, ब्लैक एलेक्जेंडर का आक्रमण है ही। मान लीजिए फिर इंडो ग्रीक्स का है, शक है,
कुषाण है और हुन है ना। जब किसी भी एरिया में बहुत सारे लोग आते हैं तो उस एरिया का जो कल्चर है वो मिक्स्ड कल्चर हो जाता है, कॉस्मोपॉलिटन हो जाता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है। तो इनवेरिएबली आप देखिए इतिहास में कि इस्लाम इस एरिया में है, नहीं तो फिर पश्चिम बंगाल जो एरिया है पेरिफेरल एरिया में है। सेंट्रल भारत में इस्लाम या कोई भी दूसरा धर्म उस तरह से नहीं है तो लिमिटेड है, लेकिन लार्ज स्केल कन्वर्सन पेरिफेरल एरिया में है। इस एरिया का ज़्यादा कन्वर्सन का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द पीपुल। ब्राह्मण धर्म का जो मेन एरिया है दैट इज यूपी, जहाँ खांटी ब्राह्मणिज्म है, यहाँ कन्वर्सन वैसे नहीं चला। और दिल्ली के एडजॉइनिंग एरिया में अगर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसका मतलब कन्वर्सन नहीं है, क्योंकि बाहर से बहुत सारे लोग आए हैं। कन्वर्सन भी एक फैक्टर है लेकिन मेजर फैक्टर नहीं है ना। लेकिन आप जहाँ भी कन्वर्सन ज़्यादा हुआ है वहाँ एक फैक्टर है कि वहाँ ब्राह्मणिज्म जहाँ कमज़ोर रहा, तो बंगाल वगैरह एरिया में ब्राह्मणिज्म कमज़ोर रहा है तो उधर एक कन्वर्सन हुआ। आदिवासी इलाकों में ब्राह्मणिज्म कमज़ोर रहा तो उधर क्रिश्चियनिटी का विस्तार ज़्यादा हुआ। और नॉर्थ वेस्ट जो है एक फ्लेक्सिबल एरिया है, ये सारे कल्चर का मिक्स्ड एरिया है, तो उनमें वो कट्टरता नहीं रही तो कन्वर्सन ज़्यादा हो, है ना। तो ये फ्लेक्सिबल एरिया रहा है ये एरिया, है ना। तो इसीलिए आगे चलकर भी कन्वर्सन हो। अब जो है फिर हम लोग आते हैं कि इस एरिया में जिस तरह से आक्रमण होता है, तो अब हम लोग सिंध पर प्रॉपर आते हैं। सिंध जो एरिया है इसके बारे में हुएनसांग पहला यहाँ कर दें। तो हुएनसांग पहली बार बताता है कि इस एरिया में रहने वाले शूद्र हैं एंड दे आर इनवेरिएबली फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म। तो सिंध के एरिया में बुद्धिज्म है लार्जर इम्पैक्ट, क्योंकि अफगानिस्तान का भी जो हाल फिलहाल का आपने देखा होगा, जब वहाँ तालिबानियों ने गांधार वगैरह एरिया में बुद्ध की मूर्तियों को ध्वस्त किया, तो वो एरिया बुद्धिज्म डोमिनेंट एरिया रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। सिंध के बारे में जानकारी का मूल स्रोत है चाच नाम, है ना। चाच नामा एक किताब है, लेकिन द ऑथर इज नॉट नोन। इसको किसने लिखा है इसकी जानकारी नहीं है। तो एक्चुअली इसमें हिस्ट्री ऑफ सिंध है। इस किताब के अनुसार राय दिवाली वहां के राजा थे, उनके बेटा राय सिंहरस थे, है ना। फिर उनके जो बेटा हुए राय साहसी हुए। राय साहसी जब मरे तो राय साहसी के मंत्री थे चच। चच वाज द मिनिस्टर ऑफ राय साहसी। राय साहसी चच ने राय साहसी की पत्नी से ब्याह कर लिया और राज्य को हड़प लिया, है ना। और चच ऑलमोस्ट रूल फॉर 40 इयर्स, 40 वर्षों तक शासन किया। लेकिन ये जो खानदान है यह सत्ता हड़पने वाला खानदान कहलाया, who usurped the throne of their master. तो they did not have much respect in Sindh, है ना। और फिर उसके बाद चंदर हुए जो चच के भाई थे, और अंत में जो हम लोग का इतिहास है उस समय दाहिर राजा हुए जो चच के बेटा थे, है ना। तो दाहिर बिकेम द रूलर। अब इसी समय से ये कहानी चलती है। इस कहानी के अनुसार अल हजाज
अल हजाज जो है एक मुस्लिम गवर्नर है और ये उस समय खलीफा जो है उस समय उमर खलीफा है। तो खलीफा उमर के अधीन गवर्नर है। उस समय इन लोगों का जो सिस्टम था उसके अनुसार खलीफा गवर्नरों की नियुक्ति करता था और खलीफा की लेजिटिमेसी गवर्नर की लेजिटिमेसी खलीफा की स्वीकृति में था। गवर्नर पॉलिटिकली पावरफुल होता था, युद्ध कैंपेन वही चलाता था, लेकिन युद्ध कैंपेन में लूट का एक हिस्सा वह खलीफा को देता था और वह वैधानिक रूप में गवर्नर बना रहे लोगों की नज़रों में, तो खलीफा की स्वीकृति उसके लिए जरूरी थी। इसीलिए जनरली तो गवर्नरों की नियुक्ति खलीफा ही करते थे, लेकिन अगर कोई पावरफुल गवर्नर हो गया तो उसकी स्वीकृति देते थे। ये आपको मोहम्मद बिन तुगलक तक आपको भारत के सुल्तानों में भी रहेगा कि जब भारत के सुल्तान खलीफाओं से स्वीकृति मांगते थे ताकि मुस्लिम जनता में उनकी स्वीकृति आसानी से हो जाए। खैर, तो अल हजाज इराक में गवर्नर था। उस समय उमर प्रथम खलीफा थे। इस समय क्या हुआ कि सिंध के एरिया में श्रीलंका से एक जहाज आ रहा था जिसको जाना था उधर, है ना, और सिंध के एरिया में वो जहाज लूट लिया गया। तो अल हजाज ने दाहिर से कहा कि यह तुम्हारे एरिया में लूटा गया है, यू पे द कॉम्पनसेशन। अभी झगड़ा करने का उपाय था। दाहिर का स्वाभाविक कहना था कि इस एरिया में लूट गया, हम समुद्री पीरियड से क्या कर सकते हैं, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो अल हजाज बोला कि उसका हर्जाना भरना पड़ेगा। तो इसी मुद्दे पर अल हजाज और दाहिर के बीच विवाद हुआ और अल हजाज ने अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा, है ना। When Muhammad bin Qasim started from his place, he had 6,000 cavalry, 6,000 camels and 3,000 carriers। लेकिन हर जगह होता है, यहाँ भी वही इतिहास दोहराया गया। मोहम्मद बिन कासिम जब भारत की तरफ चला तो अफगानिस्तान के इलाके से ही लोग जो दाहिर के विरोधी थे, यानी दाहिर ब्राह्मण था तो और लोग जो थे इसके विरोधी थे, बौद्ध और जाट मेहर जितने भी ट्राइब्स थे, दे ऑल स्टार्टेड कोऑपरेटिंग विथ मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम को बहुत सारे लोग इसी एरिया में मिल गए हु वेयर एंटी दाहिर। तो उसकी मजबूती होते चली गई। विशेषकर बौद्ध कोऑपरेटेड विथ मोहम्मद बिन कासिम। जब दाहिर को पता चला कि मोहम्मद बिन कासिम आ रहा है तो सिंध का जो आउटर एरिया था he withdrew from there। मोहम्मद बिन कासिम ने देवल पर अधिकार किया और देवल पर उसने भयंकर रक्तपात किया, मारा बड़े पैमाने पर। ये जो देवल है यहाँ, है ना। इसके बाद नेरून, आधुनिक हैदराबाद जो है पाकिस्तान में, पाकिस्तान का हैदराबाद, उसको नेरून बोलते थे उस जमाने में, वहां कब्जा किया। सिविस्तान या सहवान पर कब्जा किया। फिर रावर का युद्ध हुआ, है ना। इस युद्ध में दाहिर ने अब मोहम्मद बिन कासिम का सामना किया। दाहिर हार गया और महिलाओं ने जौहर किया, विवरण मिलता है। फिर जय सिंह जो दाहिर का पुत्र था वापस लौटा। फिर अलोद राजधानी में लोग रहे। फिर मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान को जीता, है ना। इसी बीच जब ये हमला हो रहा था तो 712 से हमला शुरू हुआ है
और 715 तक मोहम्मद बिन कासिम रहेगा। सिंध में ये इस्लाम की पहली मजबूत धमक थी। पहली बार सिंध में जजिया लागू हुआ। फॉर द फर्स्ट टाइम जजिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन सिंध। और हिंदू इतिहासकार अलग बोलेंगे, मुस्लिम इतिहासकार अलग बोलेंगे। यह बात हर जगह होता है कि हमारा आदमी है, अगर वो 10 काम किया तो हम बोलेंगे 100 काम किया। इसी तरह से मुस्लिम इतिहासकार उन सभी मुसलमान आक्रमणकारियों को उनके द्वारा हिंदुओं पर किए जाने वाले अत्याचारों को और बढ़ा चढ़ाकर लिखते हैं, ताकि मुसलमान शासक अपने जनता के बीच ज़्यादा लोकप्रिय हो कि उसने हिंदुओं के मंदिरों को, हिंदुओं के मूर्तियों को और हिंदू लोगों को बड़े पैमाने पर नाश किया। वो सत्य भी हो सकता है, लेकिन आप सब जानते हैं कि हाँ, जो हमारा दरबारी इतिहासकार होगा हमारे काम को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर लिखेगा। इसीलिए आजकल के जो बहुत सारे इतिहासकार जो अपने को बनते हैं, वह मुस्लिम इतिहासकारों के रेफरेंस को देते हैं, है ना, कि हमने ऐसा, उन्होंने ऐसा किया। तो जब उनको सहूलियत होती तो वहाँ से रेफरेंस देते हैं, जब सहूलियत नहीं होती छोड़ देते हैं। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने यह भी है कि जब वहाँ के मंदिरों को तोड़ा जा रहा था तो मोहम्मद बिन कासिम ने उसको रोका। कहा कि जब चूंकि अधिकार करने के लिए आया था, तो जो भी कहीं रुकेगा, he will never want the total destruction of the area. If you are to stay there, you will also need revenue from the area. The prosperity of area that will give economic strength to the ruler. इसीलिए जो भी दिमाग वाला राजा होगा वो कभी भी इस तरह की बातों को नहीं करेगा। लेकिन जब आप इतिहास को भी उसी तरह से लिखेंगे जहाँ इतिहास के माध्यम से लोगों के मन में घृणा और खौफ क्रिएट करना होगा, तो द इंटरप्रिटेशन विल नेचुरली चेंज। फिर भी कन्वर्सन भी हुआ, लोग मरे भी और जजिया भी इंट्रोड्यूस हुआ। लेकिन 715 में मोहम्मद बिन कासिम को खलीफा सुलेमान, इस समय उमर के बाद खलीफा सुलेमान हुए। सुलेमान ने मोहम्मद बिन कासिम को बुला भेजा। कहा जाता है कि नियम के अनुसार जो भी लूट का सामान होगा, जो आक्रमणकारी होगा, उसका एक हिस्सा वो खलीफा को भेजेगा। कहा जाता है कि उसी क्रम में अब एक अभी कहानी है, सत्य है नहीं है, देयर कैन नॉट बी 100% प्रूफ ऑफ द फैक्ट। कहा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर की बेटियों को पकड़ के एज ए गिफ्ट सुलेमान को भेजा, खलीफा को भेजा। दाहिर की बेटियों को अपने पिता के पराजय और हत्या का बदला लेना था। तो मतलब इससे माना जाता है कि हाँ, अगर आपने अपने खलीफा के लिए भेजा है तो यू हैव नॉट मिसबिहेव्ड विद द गर्ल्स। लेकिन दाहिर की बेटियों ने खलीफा से मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बहुत सारी शिकायतें की। इसके कारण खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम को बुलवाया और दाहिर की बेटियों के गवाही के आधार पर उसकी हत्या करवा दी। बाद में दाहिर की बेटियों ने कहा कि इसने ऐसा कुछ नहीं किया था और हमने अपने पिता के बदला लेने के लिए ऐसा किया। तो यह एक टिपिकल रिवेंज स्टोरी है ना, ऐसा हुआ भी होगा। लेकिन बात असल क्या थी कि खलीफा सुलेमान और अल हज्जाज के रिश्ते अच्छे नहीं थे, है ना। तो उमर के साथ अल हज्जाज का रिश्ता अच्छा था, लेकिन जब सुलेमान हुए तो अब बदला आपसे, हमको झगड़ा है तो आपके घर के लोगों को हम पीट दिए, आपके रिश्तेदारों को हम बेइज्जती कर दिए, ये एक चलता है। तो अल हज्जाज का बदला मोहम्मद बिन कासिम से ले लिया, उसकी हत्या कर दी गई और बाद में पता चला कि भाई तो मामला ही नहीं है। इसलिए मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण शॉर्ट लिव्ड आक्रमण है ना। और इस आक्रमण के बारे में भारत के इतिहास में बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता है। एक इतिहासकार हैं लेन पूल, है ना। लेन पूल ने अरब आक्रमण के बारे में
कहा है कि यह भारत के इतिहास में जस्ट एन इंसिडेंट इन द एनल्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, मतलब जस्ट एन इंसिडेंट कहने के पीछे का कारण नहीं हुआ कि इस आक्रमण का भारत के इतिहास में कोई उस तरह का प्रभाव नहीं। लेकिन मतलब हिंदी में उन्होंने कहा कि सिंध पर अरबों का अधिकार भारतीय इतिहास में छेपक मात्र था, इंसिडेंट था, और वह इस विशाल देश के केवल एक किनारे मात्र को छू सका। इस्लाम की वह ऐसी विजय थी जिसका कोई फल न हुआ। तो लेन पूल है ना, अंग्रेजी इतिहासकार है, जस्ट एन इंसिडेंट इन द एनल्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। लेकिन ये भी कोई लेन पूल कोई कह रहे हो उसमें 100% सत्यता नहीं है। जब मोहम्मद बिन कासिम या कोई भी जब आक्रमण होता है तो स्वाभाविक है कि इस आक्रमण की बदौलत आप केवल सेना ही नहीं जाती या सेना ही नहीं आती है, उसके साथ साथ लोग भी आते जाते हैं, और उन लोगों के आने जाने से एक संपर्क सा बन जाता है। मान लीजिए किसी भी रूट से कोई आया, इसी रूट से कोई आया तो यहाँ सेना आई, तो सेना जब चली तो रूट वॉज क्रिएटेड। अब सेना तो रोज चलेगी नहीं, इसी रास्ते से कॉमन लोग आने जाने लगे, तो लैंड रूट बिटवीन इंडिया एंड अरब वाज ओपन एंड कम्युनिकेशन स्टार्टेड, and the common man, the travelers, the traders, the religious people started moving from one place to other place. तो even if political implications बहुत बड़ा नहीं हुआ, but cultural, social, literature, अन्य फील्ड में इसका implication हुआ। जब ये रास्ता बना तो अरब और भारत के बीच में नए संबंधों की शुरुआत हो गई। अरब से आयात और निर्यात शुरू से होते थे। इस समय लगातार घोड़े का आयात अरब से होता रहा है, तो वो ट्रेड भारत और अरब के बीच बहुत ही प्रॉस्परस रहा। इसके अलावे फारस की खाड़ी, लाल सागर है ना, इन फारस की खाड़ी और लाल सागर की तरफ जाने के रास्ते जरा तेजी से अब यहाँ इस बार खुले। देवल, क्विलन, भरौच, ये सब चीज ओपन किया। देवल से व्यापार होने लगा, भरत से व्यापार बढ़ गया। इसी तरह से सांस्कृतिक संपर्क भी बढ़ा और बहुत सारे प्रतिनिधि मंडल विद्वानों के एक दूसरे के यहाँ आए गए, और इंडियन एस्ट्रोनॉमी बिगेन टू बी नोन इन द अरब्स। फिर जैसे भारत के लोगों ने बहुत सारे जो वैज्ञानिक बातें थी गई, ब्रह्मगुप्त का जो ब्रह्म स्फुटिक सिद्धांत है, ये किताब भी कहा जाता है, लेटर ऑन वेंट टू द अरब बगदाद एंड ट्रांसलेटेड इनटू अरबी। इसके अलावा ज्योतिष की किताब, गणित की किताब, चिकित्सा की किताब, फिर बहुत सारे स्नेक लोड्स, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, ये सब किताबें धीरे धीरे अरब पहुंच गई, और बहुत सारी बातों की जानकारी अरबों को भारत से हुई। आगे चलकर अल बिरूनी भी इस बात को एक्नॉलेज करेगा। फिर पंचतंत्र जैसा किताब, सिंधबाद द सेलर किताब है जो, वो भारतीय नेविगेटर पर ही किताब है। तो भारतीय संस्कृति का प्रभाव उधर भी हुआ और इधर भी हुआ, कॉन्टैक्ट दोनों तरफ हुआ। कहा जाता है कि इसी समय से जो बौद्ध धर्म का प्रभाव हुआ, तो जो सूफीज्म का डेवलपमेंट है उसमें बौद्ध धर्म का भी प्रभाव है ना। एक वहाँ का राजा था, उस पर बौद्ध धर्म का इतना प्रभाव हुआ कि अपने सिंहासन से एक बार उतरा और फिर रोडे पर टहलने लगा, है ना, त्याग दिया पूरा संसार। तो भगवान बुद्ध का इम्पैक्ट उस पर बहुत ज्यादा हो गया, है ना। तो दिस वे जो प्रारंभिक सिंध पर आक्रमण है अरबों का, ये शॉर्ट लिव्ड है, ऑलमोस्ट 3+ ईयर्स का ही इम्पैक्ट है। बट कोई भी जो संपर्क होता है वो बिना लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट का नहीं होता है, और इसीलिए इस्लाम से रिश्ता नाता शुरू हो गया, सिंध के लोग कांटेक्ट में आए, और पॉलिटिकल के बदले सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक रिलेशन बढ़ा, तो आना जाना बढ़ गया, और उनके कल्चर, संस्कृति पर भी यहाँ का भी प्रभाव पड़ा। फिर यहाँ के लोग भी उनसे धीरे धीरे परिचित होने लगे।
इसलिए महमूद गजनबी जब आएगा तो कोई अनजाना सा आदमी वो नहीं रहेगा इस एरिया के लिए, तो ही विल बी नोन टू एवरीबडी। लेकिन ये बात जरूर उनके लिए असफल हुआ कि 715 के बाद कोई मेजर अचीवमेंट पॉलिटिकल इस एरिया में उनको नहीं मिला। आगे चलकर महमूद गजनबी ही एक मेजर पॉलिटिकल अचीवमेंट को प्राप्त करेगा इस एरिया में।